नमस्कार दोस्तों, साथियों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। सर्वप्रथम आपको दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो धनतेरस है, अगले आने वाले दीपावली के दिन आप किसी गवर्नमेंट नौकरी में जाए, सिलेक्शन पाए, और नीट की तैयारी में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो अगले आने वाले दीपावली के दिन नीट में सिलेक्शन लेके रहे, और जो भी 10th 12th की जो भी परीक्षा है उसमें अपना अच्छे से रिजल्ट बनाए, मार्कशीट बनाए, और आने वाली दीपावली को अच्छे से मना सुपर 100 में चयन हो, उनका आशा है। अब अपनी जो क्लास 10th की है उसकी शुरुआत अपन ने कर सकी साइंस क्लास की। साइंस क्लास में अब अपन यूनिट 4 पढ़ेंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक। ये अपने यूनिट 5 तक चलेंगे। अब इसके बाद 5 कंप्लीट होने के बाद अपने अगले विषय की ओर चलेंगे आगे। तो आई होप कि आपको जो वीडियो डाले वो अच्छे लगे होंगे और आपने पूरे देखे होंगे, ताकि हमने उस चीज़ को बेसिक से बेसिक तरीके से बता रखा है। तो आज अपन शुरुआत करते हैं कक्षा 10वीं की, जो कार्बन एवं उसके यौगिक। सिर्फ कार्बन की अपन बात कर लेते हैं। कार्बन वह तत्व होते हैं जो सबसे पहले पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह सभी जीवित चीजों में पाया जाता है, इसलिए इसे जीवन के आधार पर से बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो आइए इसकी परिभाषा अपन लिख ले मार्कर से। कार्बन कार्बन ऐसे तत्व, यह ऐसे तत्व होते हैं जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। जो सभी जीवों में, जो सभी सजीव जीवों में पाए जाते हैं। जो तत्व होते हैं जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यह सभी सजीव चीजों में पाए जाते हैं। चीजों में उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। सभी चीजों में पाए जाते हैं। इसलिए इसे जीवन के आधार पर बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसके जीवन के आधार पर इसे जीवन के आधार पर बेसिस ऑफ लाइफ, बेसिस ऑफ लाइफ LI कहा जाता है। अब अपन कार्बन की मुख्य बात करते हैं। कार्बन की मुख्य 3 बातें होती है। पहली बात पर अपन बात कर दे संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी तो पानी में लिख देना यहाँ पर, यानी यह अपने इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है। अपने इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है, साझा करता है।
कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है। दूसरी अपन बात करते हैं, कार्बन अपनी तरह दूसरे कार्बन परमाणु के साथ मिलकर एक नई श्रृंखला बनाता है। कार्बन अपनी तरह दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेता है या चेन बना लेता है। श्रृंखला या रिंग बनाता है ना। तो कार्बन अपनी तरह दूसरे कार्बन परमाणु के साथ मिलकर श्रृंखला या रिंग बना लेता है। अब बात करते हैं तीसरी की ओर। तीसरी बात करते हैं, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन साझा करके बंध बनाता है। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन साझा करके बॉन्ड बना लेता है या बंध बना लेता है। बंध बना लेता है या शेयर कर सकता है। शेयर करता है। तो ये अपने तो कार्बन की 3 बातें होगी। संयोजकता में कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है। कार्बन अपनी तरह दूसरे परमाणुओं के साथ मिलकर श्रृंखला बना लेता है। देखते हैं जैसे उदाहरण में अपन को बता दें, अपन ये श्रृंखला बनाया। तीसरा अपन कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन साझा करके बंध बना लेता है। बंध है ना, या शेयर कर सकता है। उदाहरण के लिए देख ले तो जैसे ये काय का सूत्र है, बताओ कमेंट में। मीथेन, CH4, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ये इस तरह। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे की चर्चा करते हैं, या भी लिख लो, फोटो खींच लो। समझ में तो आ रहा ना आपको? गिरजा अब बात करते हैं कार्यात्मक समूह की। यहां तक तो तालिया होगा, आपने नीचे और जगह लिखें। कार्यात्मक समूह ये विशेष परमाणु होते हैं जो यौगिकों के रासायनिक गुण बनाते हैं। यह विशेष परमाणु समूह होते हैं जो यौगिक के रासायनिक गुण बनाते हैं। रासायनिक गुण बनाते हैं। तो मैं नीचे लिख दूं या फिर आपको ऊपर मिटा के यहाँ पर लिख दूं, है ना। तो पहले ये मिटा देता हूँ ताकि जगह रह जाए।
समझ में तो आ रहा ना आपका। ये कार्बन ये के बीच में केमिस्ट्री में आते हैं सब। तो आपके जब 11th-12th में जाओगे ना, तो वहाँ पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहेगा, रासायनिक विज्ञान, उसमें ये सब ये। इसलिए जो केमिस्ट्री लेने के इच्छुक है या साइंस लेगा, उसको अच्छे से करो, समझना ही है ना। अब बात करते हैं इनके समूह, जैसे OH समूह हो गया, एल्कोहल, एल्कोहल को हम बात करते हैं एल्कोनॉल, एथेनॉल, 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 C2H5 OH। दूसरी अपन बात करते हैं COOH समूह, इसमें हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अम्ल भी बोलते इसको, एसिड। इसकी अपन बात करें तो CH3COOH, तो ये रहा। एल्कोहल की अपन बात करें एथेनॉल, C2H5 OH समूह आ गया। COOH की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें CH3COOH आ गया। अपन आगे की ओर चर्चा करते हैं। COOH की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें CH3COOH आ गया। अपन आगे की ओर चर्चा करते हैं। लिख लिया आपने? ये तो लिख लिया था ना। अब बात करते हैं एथेनिक के प्रयोग, एथेनिक अम्ल के प्रयोग। एथेनॉल और एथेनिक के अम्ल के प्रयोग की बात अपन करते हैं। अब इनमें अंतर भी आ सकता है। अब बात करते हैं एथेनॉल, ये मिटा दूं मैं, एक अच्छे से लिखने में आ जाए, है ना। एथेनॉल और ये अपना बेसिक चैप्टर का चल रहा है। एथेनॉल और एथेनिक अम्ल के प्रयोग, है ना। एथेनॉल की बात करते हैं अपन। इसका उपयोग किया जाता है परफ्यूम बनाने में। परफ्यूम की जो चीजें हो गई उनको बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। एथेनिल अम्ल का प्रयोग किया जाता है जो खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में इनका प्रयोग किया जाता है। सिरके में इनका प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल की बात करें तो ये ईंधन में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ईंधन बनाने में। दूसरा प्रयोग की अपन बात करते हैं तो परफ्यूम जैसे पदार्थों में किया जा रहा है। परफ्यूम जैसे पदार्थों में इनका उपयोग किया जाता है। परफ्यूम हो गया, दवाइयाँ भी लिख देनी चाहिए, दवाइयाँ, मेडिसिन, दवाइयाँ, परफ्यूम जैसे पदार्थों में उपयोग किया जाता है। एथेनिक अम्ल की बात करते हैं। एथेनिक अम्ल, एथेनिक अम्ल, एथेनिक अम्ल की अपन बात करते हैं। इनका उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में किया जाता है। इनका उपयोग सिरके इनका उपयोग किया जाता है।
दूसरा इनका उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में। सुरक्षित रखने में, जैसे अपन बात करते हैं चिप्स। चिप्स किसने खाए? चिप्स से जो पॉलीथीन जिनको पैक किया जाता है उसमें एक गैस होती है जिसे नाइट्रोजन, ये गैस पाई जाती है ताकि हवा के संपर्क में ना आए, पदार्थ खराब नहीं हो, है ना? अच्छा है ना? एथेनॉल और एथेनिक के अम्ल का उपयोग, एथेनॉल का उपयोग ईंधन बनाने में, सीएनजी खाना बनाते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर, सीएनजी तो गाड़ियों में यूज किया जाता है। दवाइयाँ, परफ्यूम बनाने, मेडिसिन बनाने में एथेनिल अम्ल का प्रयोग अपन सिरका में इनका उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में किया जाता है। आप लिख लो इनको, मैं हट जाता हूँ। बताइए आपने, मैं इनको मिटा दूं। अब हम बात करते हैं साबुन और डिटर्जेंट के उपयोग। साबुन नहाने का, डिटर्जेंट कपड़े धोने का, जानकारी पता होनी चाहिए आपको। आप नहाते तो खुशबू आती है, वो कहाँ से आती है? इत्र की, काई से बनता है, इसके बारे में जानकारी होना भी बहुत जरूरी होती है। इस चीज में उपयोग किया जाता है, यही चीज इंपॉर्टेंट है अपना। साबुन और डिटर्जेंट में अंतर, रटे तो सब याद कर लेते हैं। रटे आप परीक्षा, बोर्ड परीक्षा देने तक ही सीमित हो, लेकिन जानकारी के लिए आपको आगे 11 मैथ्स में साइंस लोगे तब आपको पता चलेगा। हर चीज की नॉलेज होना आपको जरूरी है। साबुन और डिटर्जेंट में, डिटर्जेंट लिख दिया। कहीं मिस्टेक आए तो आप कर देना, आप सुधार सकते हो। डिटर्जेंट के उपयोग, किन चीज में इनका यूज किया जाता है। साबुन की अपन बात करते हैं। साबुन वसा प्लस सार से बनता है। ये मुलायम जल को में काम आता है, मुलायम जल के लिए उपयोग किया जाता है। डिटर्जेंट ये पेट्रोलियम उत्पादों से बनता है, ये कठोर जल में काम आता है। तो आइए इनके बारे में एक एक अपन लिखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे छोटे बड़े भाइयों। वो बच्चे लोग बोलना बुरा लग रहा हो तो आपको, मैं भी एक बच्चा ही हूँ। साबुन वसा प्लस सार से बनते, यह मुलायम जल के लिए उपयोगी है। ये जल को मुलायम करते, रखते। दूसरी अपन बात करते हैं डिटर्जेंट। यह पेट्रोलियम उत्पादों से बनते हैं। यह कठोर जल में उपयोग है। यह कठोर जल के लिए उपयोगी, ये जल को कठोर रखते हैं। यह जल को ये जल को कठोर रखने में काम करता है। कठोर रखने काम करता है। आगे ना आपको अच्छे समझ में। अब अपन बात करते हैं माइसेल क्या होता है।
माइसेल क्या होता है? यह गंदगी को निकालने का काम करता है। मतलब जो साबुन रहता है ना, ये पानी में घुल जाता है, तो गंदगी को निकालने का काम करता है माइकल। यह साबुन गंदगी पानी में गंदगी घुल जाता है, तो ये गंदे पानी को बाहर निकालने में प्रयोग करता है। तो यह गंदे जल को बाहर निकालने में मदद करता है। इसे माइसेल का है ना, थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है। अब बात करते हैं सहसंयोजन बंध। सहसंयोजन बंध क्या होते हैं? वह बंध जिसमें दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, सहसंयोजन बंध कहलाते हैं। वह बंध जिसमें दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, सहसंयोजन बंध कहलाते हैं। समझ में आ रहा ना आपको? सहसंयोजन बंध कहलाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। यह बंध 3 प्रकार के होते हैं। The bond is type of 3 types. The bond is type 3 types. पहला बंध है अपना एकल बंध। दूसरा द्विआबंध बंध। द्विआबंध को सही से लिखने दे। द्विआबंध है ना। इनको तालो फिर एक चीज अपने चर्चा करते हैं। अपन बात करते हैं एकल बंध की, है ना। ये मिटा दो। एकल बंध, एकल संयोजी बंध। जब दो परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो क्या कहलाती है मेरे वीरों?
एकल संयोजी बंध कहलाती है, एकल बंध कहलाती। तो यहाँ पर बंध बंध लिख दिया, बंध बॉन्ड बंध कहलाती है, कहलाती है। उदाहरण H2, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म से बन रहा है H2, है ना। इसको तालो, फिर अपन आगे की ओर चर्चा करते हैं। अब अपन बात करते हैं द्विआबंध। द्विआबंध जिसमें दो परमाणुओं के बीच की साझेदारी होती, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है ना। जैसे O2 O8 जिसमें H2 बात कर लें, जिसमें हाइड्रोजन युग्म की साझेदारी हो रही। अब अपन बात करते त्रिआबंध की। दो परमाणु के बीच जो परमाणु आएगा तीसरा, जिसमें दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, है ना। अरे इसमें जगह साझेदारी होगी तो त्रिआबंध कहलाएंगे, कहलाएंगे कहलाएंगे। जिसमें दो परमाणु के बीच जिसमें दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य, सॉरी परमाणु नहीं, गलती से लिख दिया था, जिसमें दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य, है ना, जिसमें दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, है ना। जिसमें दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य, तो मिस्टेक हो गया, जिसमें दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, त्रिआबंध कहलाते हैं। जैसे N2। तो आपको समझ में आ गया होगा सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। वह बंध जिसमें दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, एकल संयोजी बंध, द्विआबंध, त्रिआबंध। एकल संयोजी की बंध बात करते हैं अपन, वह दो परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी करता है, एकल संयोजी बंध कहलाता है। उदाहरण के लिए H2। द्विआबंध जब दो परमाणु के बीच दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो द्विआबंध कहलाते हैं। O8 द्विआबंध जिसमें दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो त्रिआबंध कहलाते हैं, है ना बच्चों। समझ में आ रहा है ना, आ रहा आपके, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अपना चैप्टर विराम होने की स्थिति में आ गया, तो आप उतार लो एक बार, हो फिर अपन बात करते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया, ये अपना चैप्टर विराम हो गया है। इसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब अगले चैप्टर की ओर आगे चलेंगे अपन, यूनिट 5 की ओर। अपना यूनिट और आज तो यहीं पे लिखने भूल गया, यूनिट 4, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया, सरल भाषा में हमने समझाया, ज्यादा कठिन भी नहीं है, ताकि आप अच्छे से परिभाषा लिख सकते। एग्जामर वही चाहेगा जो आप अच्छे से याद करो, रटी रटाए कभी मत लिखना, आपको समझ में आना चाहिए, तब आपको अच्छे से नंबर देगा। उसको भी समझ में आना चाहिए एग्जामर को कि यहाँ क्या लिखा है स्टूडेंट ने, तो आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम अपनी इस चैप्टर को यही विराम देते, अगली यूनिट का
आपके बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगी। इसी के साथ अब आपसे विदा लेते। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो। आप लाइक करिए तो करिए, चलेगा, लेकिन आपको अच्छा लगना चाहिए। अगर आपको समझ में आए तब आप हमारे इस चैनल से जुड़िए, हमें भी हौसला मिले, और ताकि हम आगे और मेहनत अच्छे से अच्छे मेहनत कर सके। तो आप सब विदा लेते, धन्यवाद।